आज मैं जिंदा हूँ और कुछ अरसे बाद मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मरने के बाद मेरे जिस्म के ये एटम्स इसी जमीन पे बाकी रह जाएंगे। लेकिन मेरे जिंदा होने से पहले मेरे जिस्म के इन एटमों से क्या बना हुआ था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरे जिस्म के ये एटम्स किसी और चीज का हिस्सा थे। शायद करोड़ों साल पहले मेरे जिस्म के ये एटम्स किसी डायनासोर्स के या फिर किसी जानवर के जिस्म का हिस्सा थे, और अगर मैं उससे भी करोड़ों साल पीछे जाता हूँ तो मेरे जिस्म के यही एटम्स किसी और चीज में मौजूद थे। हम ये जानते हैं कि जमीन 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई और हम इंसान इसी जमीन के एटमों से मिलकर बने हैं। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर जमीन 4.5 बिलियन साल पुरानी है तो हमारे जिस्म के ये एटम्स भी 4.5 बिलियन साल पुराने हैं। लेकिन ठहरिए, एक सवाल ज़हन में आता है कि यार ये जमीन कैसे बनी, यानी ये गोल सा एटमों का जो बना हुआ मजमुआ है ये कैसे बन गया, इसका ये मटेरियल कहां से आया। अब आपने सिंपली कुछ जगहों पे ये सुना होगा कि जमीन सूरज से बनी है, यानी जमीन सूरज का हिस्सा था। लेकिन आपको बता दूं कि जमीन सूरज से नहीं बनी और ना ही ये सूरज का हिस्सा थी, बल्कि ये सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले मटेरियल से बनी है, और ये वही मटेरियल है कि जिससे सूरज भी बना। ये मटेरियल दरअसल शुरू में गैसों के एक बादल की शक्ल में मौजूद था, और हमारे इस यूनिवर्स यानी हमारी कायनात में इस तरह के गैस के बादल कई जगहों पर मौजूद हैं। अब 4.6 बिलियन साल पहले इसी किस्म के एक बादल ने ग्रेविटी की वजह से घूमते हुए सिकुड़ना शुरू कर दिया, और घूमते घूमते इस बादल ने एक डिस्क की शक्ल ले ली, और यही हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत थी। इस घूमते हुए बादल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि इसने 99.5% मटेरियल को सेंटर में जमा कर लिया, और इस वजह से इस गैस के मटेरियल का टेम्परेचर और इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस गैस में मौजूद हाइड्रोजन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीलियम बनाना शुरू कर दिया, और फ्यूजन की वजह से उस सेंटर ने चमकना शुरू कर दिया। आज उस सेंटर को हम सूरज कहते हैं। लेकिन इस सेंटर के गिर्द जो एक डिस्क घूम रही थी, यानी जो बचा कुछ मटेरियल था, उस मटेरियल ने प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स की शक्ल लेना शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि मैंने कहा कि भाई कायनात में जगह जगह इस तरह के गैस के बादल मौजूद हैं, और गैस के इसी किस्म के बादलों की वजह से स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। हमारी जमीन और सूरज भी इसी किस्म के बादल से बने। लेकिन जो सवाल जहन में आता है वो ये कि भाई ये बादल कहां से आ गए, इनकी इब्तिदा कहां से हुई। तो इसका जवाब हमें ये मिलता है कि ये बादल हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम गैस से मिलकर बने होते हैं, और कायनात में ये बादल दरअसल 13.8 बिलियन साल पहले एक पॉइंट से शदीद तरीन प्रेशर की वजह से फैलना शुरू हुए, और जिस पॉइंट से ये बिखरना शुरू हुए और ये जो सारा अमल हुआ उसे हम बिग बैंग कहते हैं। फिर कायनात के फैलाव की वजह से जगह जगह ये बादल टुकड़ों की शक्ल में बिखरते गए। आज कायनात में ये बादल जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन याद रखें ये छोटे मोटे जमीन की तरह के बादल नहीं होते, बल्कि ये बहुत बड़े बादल होते हैं जो लाखों लाइट ईयर्स के फासलों पर फैले हुए होते हैं, और इन्हीं बादलों की वजह से गैलेक्सीज भी बनी हैं। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारी जमीन और सूरज में जो एटम्स मौजूद हैं वो 13.8 बिलियन साल पुराने हैं, क्योंकि जो बादल बने वो 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग की वजह से बने। जमीन में आज लोहा मौजूद है, सोना मौजूद है, बहुत सारी धातें और पानी भी मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा कि जमीन का पानी सूरज से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि यार सूरज जिस मटेरियल से बना, जमीन भी उसी मटेरियल से बनी है, तो फिर जमीन का ये पानी सूरज से पुराना कैसे हुआ। तो इसकी वजह यह है कि जमीन तो सूरज के गिर्द घूमने वाले बचे कुछ मटेरियल से बनी है, लेकिन इसमें सिर्फ वही मटेरियल नहीं आया, बल्कि जमीन पर सुपरनोवा होकर फटने वाले सितारों की राख के टुकड़े कई मिलियन सालों तक भी बरसते रहे। तब हमारा सूरज भी नहीं बना था। ये पानी दुमदार सितारों के टुकड़ों की शक्ल में भी जमीन पर पहुंचा, लेकिन जाहिर सी बात है वो दुमदार सितारे सूरज से भी पुराने थे। तो इस तरह से जमीन का ये पानी सूरज से भी पुराना है। अब अगर हम गौर करें तो हमारे जिस्म का 60% लिक्विड यानी कि पानी है। हमारी जिंदगी पानी से है, और अब हम ये भी जान चुके हैं कि जमीन पर यह पानी दुमदार सितारों के टुकड़ों की शक्ल में बरसा, मतलब हमारे जिस्म के ये एटम्स कभी किसी सितारे का भी हिस्सा थे। अब इन तमाम बातों से हमें एक बात समझ आती है कि इस कायनात से कोई भी चीज मुकम्मल खत्म नहीं हो रही। जमीन पे मौजूद हर जिंदा चीज में सेल्स मौजूद हैं, यानी हर जिंदा चीज सेल्स के मजमूए से मिलकर बनी है। लेकिन ये बात याद रखें कि बज़ाहिर खत्म हो जाने वाला सेल खत्म नहीं होता, बल्कि तकसीम होकर दोबारा एक नई शक्ल में आता है। अब कुछ सेल्स की जिंदगी चंद घंटों की होती है और कुछ की ज्यादा, यानी इन्हीं सेल्स के मजमूए से मिलकर बने हुए कुछ कीड़े मकोड़े चंद घंटों तक जिंदा रहते हैं, और कुछ कीड़े कई महीनों तक जिंदा रहते हैं। इन्हीं सेल से हमारे पौधे और हमारे दरख्त भी मिलकर बने हैं, और इन्हीं सेल से हम इंसान भी बने हैं। हम भी ज्यादा 60-70 साल जी लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे जिस्म के सेल भी मर कर फना नहीं हो जाते, बल्कि बिखर कर एक नई शक्ल ले लेते हैं। सो हम किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि कायनात से कोई चीज खत्म हो रही है, बल्कि हर चीज मरने के बाद बिखर कर कुछ नई शक्लों में जाती जा रही है। अब आज सूरज जिस शक्ल में है ये कभी मर जाएगा, यानी कि ये कभी फट जाएगा। अब आपकी और मेरी नजर में ये सूरज फट कर खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि फटने के बाद इसका काफी सारा मटेरियल स्पेस में बिखर जाएगा। तो बिखरने वाला मटेरियल तो स्पेस में ही मौजूद रहेगा, वो भी कहीं नहीं जा रहा, और बच जाने वाला मटेरियल व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा, और आखिर अरबों साल बाद ये व्हाइट ड्वार्फ भी अपनी शक्ल को तब्दील करके ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, और फिर इस ब्लैक ड्वार्फ में भी धीरे धीरे प्रोटॉन्स डिके होना
शुरू हो जाएंगे, यानी इसका भी जवाल शुरू होगा और बिलाखिर ये ब्लैक ड्वार्फ हाइड्रोजन की एक अजनबी शक्ल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन क्या ये ब्लैक ड्वार्फ कायनात से गायब हो गया, इसका जो मवाद था वो बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि कायनात से ही खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की जिस शक्ल में ये तब्दील हो गया, उस हाइड्रोजन की अजनबी शक्ल की अगली फॉर्म क्या बनेगी उस बारे में हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये मैटर शक्लें बदल बदल कर इसी यूनिवर्स में ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें लगता है कि कायनात में जो चीजें हम देख सकते हैं, यानी जिन चीजों को हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है, जैसे सयारे, स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह, हमारे लिए कुल कायनात यही है, यानी कि हमारे हिसाब से यही यूनिवर्स है। लेकिन आपको बता दूं कि ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि कायनात का कुछ मैटर तो ऐसा है कि जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं। हम सिर्फ वो मैटर देख सकते हैं जो या तो रोशनी का कुछ हिस्सा जज्ब करके रिफ्लेक्ट करता है या फिर रोशनी को खुद ही रिलीज करता है। जैसे अगर हम सूरज की बात करें या बाकी स्टार्स की बात करें तो ये खुद की रोशनी बनाकर रिलीज करते हैं। तो इसकी रोशनी के फोटोन्स जब हमारी आंख पर पड़ते हैं तो ये हमें नजर आते हैं। इसी तरह अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो उन पर स्टार्स की रोशनी पड़ती है, वो कुछ रोशनी को अपने अंदर जज्ब करते हैं और कुछ रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रोशनी के फोटोन्स हमारी आंख पर पड़ते हैं और हमें वो नजर आते हैं। लेकिन जब एक चीज ना तो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे और ना ही खुद की रोशनी को रिलीज करे, तो स्पेस में ऐसा ऑब्जेक्ट आप कैसे देखेंगे? क्योंकि उस पर जो रोशनी पड़ती है वो मुकम्मल तौर पर उस रोशनी को अपने अंदर गायब कर लेता है और खुद की भी रोशनी रिलीज नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा ऑब्जेक्ट हमें नजर ही नहीं आ सकता। अब हालांकि वो मौजूद जरूर है, लेकिन उसका नजर ना आना उसका खत्म होना नहीं कहलाता। हालांकि वो भी मैटर है और ऐसे मैटर को हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम देते हैं। और कायनात में ये मटेरियल हमारी सोच से भी ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें नजर आने वाले मटेरियल की मिकदार तो 5% है, लेकिन कायनात में डार्क मैटर 27% है और डार्क एनर्जी 68% है। यानी कायनात में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती, हमारी आंख उसे नहीं देख सकती। अब आप कहेंगे कि यार जो चीज हम देख नहीं सकते तो हमें उसका कैसे पता चलेगा? तो याद रखिए कि जो चीज हम देख नहीं सकते उसे हम महसूस करते हैं। इसकी मिसाल को हम यूं समझ सकते हैं कि अगर एक शख्स टेनिस की बॉल को अपने हाथ से तेजी से घुमा रहा है और हम उस शख्स को दूर से देख रहे हैं, अब जिस बॉल को वो घुमा रहा है हमें वो बॉल घूमती भी नजर आ रही है, लेकिन फर्ज करें कि वो रस्सी जो उसने बीच में बांधी हुई है वो हमें नजर नहीं आ रही, हमें बस उसका हाथ घूमता हुआ नजर आ रहा है और वो बॉल उसके हाथ के गिर्द दायरा बनाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसी सूरत में अगरचे वो रस्सी हमने नहीं देखी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये कहता है कि ये बॉल किसी रस्सी के जरिए इसके हाथ से बंधी हुई है, क्योंकि ये बॉल इसके हाथ से दूर नहीं जा रही। बिल्कुल इसी तरह हम जब चांद को जमीन के गिर्द घूमता हुआ देखते हैं और जमीन को सूरज के गिर्द घूमता हुआ देखते हैं, तो हमें इनके बीच में कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई रस्सी नहीं बंधी हुई, लेकिन हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इनके बीच में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दे रही। अब आम अल्फाज में हम उस चीज को ग्रेविटी का नाम देते हैं कि भाई ग्रेविटी है जो इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने देती। अब अगरचे उस ग्रेविटी को हम देख नहीं सकते, हमारी आंख उस चीज को नहीं देख सकती, लेकिन हम उस चीज का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ है जो इस चीज को खींचे रखे हुए है। अब सवाल यह है कि ये जो ग्रेविटी है जिसको हम नाम देते हैं ये किस चीज की वजह से बन रही है? क्योंकि जब हम गौर करते हैं तो पूरी गैलेक्सीज भी एक दूसरे को करीब करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रही हैं। अब क्या चीज है जो इस ग्रेविटी को बनाती है? तो उस चीज को हम डार्क मैटर का नाम देते हैं और यही मैटर इन तमाम स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम कर रहा है। अब ये तो हमने डार्क मैटर की बात की, लेकिन डार्क एनर्जी क्या है? क्योंकि हमने कहा कि भाई स्पेस का 68% तो सिर्फ डार्क एनर्जी है। आपको बता दूं कि डार्क एनर्जी बहुत बड़ा काम कर रही है, क्योंकि स्पेस को फैलाने का काम इसी का है। ये जो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और जो हम कहते हैं कि कायनात फैल रही है, हम ये भी कहते हैं कि भाई ये रोशनी की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है, तो इसी फैलाव में डार्क एनर्जी का हाथ है। ये क्या चीज है इसको भी हम जरा समझ लेते हैं। अगर हम किसी बर्तन या बॉक्स को बिल्कुल खाली कर लें, यानी कि उसको वैक्यूम बना लें, अब हमने अपने हिसाब से इसमें एटम का एक भी जर्रा नहीं छोड़ा, हमारे हिसाब से इसमें ना कोई मॉलिक्यूल है और ना ही कोई एटम है, ये बिल्कुल खाली वैक्यूम है। लेकिन आपको बता दूं कि ये खाली अब भी नहीं है, क्योंकि अब भी इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से मुसलसल पार्टिकल्स बन रहे हैं और गायब हो रहे हैं। हर सेकंड इस बॉक्स की स्पेस में, यानी कि इसकी खाली जगह में मुसलसल पार्टिकल्स निकलते हैं और वापस जुड़ जाते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, इस पर तो अब तक तहकीक हो रही है, लेकिन इसके बारे में हम इतना जरूर जानते हैं कि जितना ज्यादा ये पार्टिकल्स बनते हैं उतना ये ज्यादा चीजों को फैलने पर मजबूर करते हैं। यानी ये ऐसा पार्टिकल है कि इसको जितनी ज्यादा स्पेस मिलेगी उतना ज्यादा ये बनेंगे। अब चूंकि स्पेस खाली है, तो ये जितना ज्यादा बन रहे हैं उतनी ज्यादा स्पीड से ये स्पेस को फैलाते जा रहे हैं, यानी उतनी ही ज्यादा तेजी से गैलेक्सीज को भी
एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, सो ये एक मिस्ट्री है। चाहे डार्क मैटर की बात की जाए, डार्क एनर्जी की बात की जाए, या फिर इन्हीं जैसे मजीद पार्टिकल्स की बात की जाए, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन इनके काम को हम जरूर डिटेक्ट कर लेते हैं। और इनके ऐसे बहुत से राज हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं है और उन पर अब तक तहकीक तो जारी है। अब यहाँ पर चूंकि ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हमें नजर नहीं आती, तो इस बात से हमें ये बात समझ आती है कि अगर एक मैटर शक्ल तब्दील करके हमारी नजरों से गायब हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो गया या वो मौजूद ही नहीं है। हमारे लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और अगर वो मिल भी जाए तो वो हमारी आंख से नजर नहीं आता, उसे बस हम महसूस कर लेते हैं, यानी वो चीज मौजूद जरूर रहती है। चले, ये तमाम बातें तो हो गई, लेकिन अब दो आखिरी सवालात ऐसे हैं जो मेरे, आपके और हर शख्स के जहन में जरूर घूमते हैं। पहला सवाल यह है कि मैंने कहा कि भाई ये कायनात 13.8 बिलियन साल पुरानी है, एक बिग बैंग हुआ, बादल बने और उनसे गैलेक्सीज तक बन गई। लेकिन ये जो बिग बैंग हुआ, उस बिग बैंग से पहले क्या था? क्या उससे पहले कुछ भी नहीं था, या उससे पहले भी कुछ था? यह एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब अभी तक साइंस ढूंढ रही है। हम नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या था, और ये जो गैलेक्सीज इतनी सारी बनी है, इनके बनने से पहले क्या था, और कौन सी ऐसी चीज थी जिसने बिग बैंग को होने पर मजबूर भी किया। लेकिन हम ये जानते हैं कि बिग बैंग हुए हुए 13.8 बिलियन साल गुजर चुके हैं। सो इस सवाल का जवाब फिलहाल हम नहीं दे सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये कायनात 13.8 बिलियन साल पहले बनी है। दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि यार चलो ठीक है, कायनात बन गई 13.8 बिलियन साल पहले, लेकिन क्या कभी ये खत्म भी होगी या हमेशा हमेशा बस ऐसे ही रहेगी? अब जो ये दूसरा सवाल है, इसका जवाब हम किसी हद तक दे सकते हैं। अब कायनात कैसे खत्म होगी, इसके बारे में साइंसदानों ने 3 किस्म के नजरियात पेश किए। अब पहला नजरिया आइंस्टाइन का था। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि ये कायनात एक मुस्तकिल शक्ल में रहेगी, यानी कायनात का एंड कुछ यूं होगा कि भाई ये ना तो फैलेगी और ना ही सिकुड़ेगी, ये बस एक मुस्तकिल शक्ल में एक जगह रुकी रह जाएगी। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे से मजीद तेजी से दूर होती जा रही हैं। दूसरा नजरिया साइंसदानों ने यह पेश किया कि ये जो कायनात है, इसका फैलाव आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा, और एक वक्त में आकर इसका फैलाव बिल्कुल रुक जाएगा, और फिर ये वापस दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, और फिर सिकुड़ते सिकुड़ते एक पॉइंट पर आ जाएगी और उस पॉइंट में मर्ज हो जाएगी। जबकि कायनात के एंड के बारे में तीसरा और आखिरी ख्याल ये है कि ये कायनात फैलती रहेगी और फैलती ही चली जाएगी, ये रुकेगी नहीं, और जितना ये फैलेगी इसके फैलाव में मजीद तेजी आती चली जाएगी। अब इस तीसरे पॉइंट को हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और साइंसदानों की ज्यादा तादाद इस नजरिए को एग्री करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कायनात के फैलाव में मजीद तेजी आती जा रही है। अब अगर हम इसके एंड की बात करें तो जैसे जैसे ये कायनात फैलती जा रही है तो ये ठंडी पड़ती जा रही है, और जितना ये कायनात फैलेगी उतनी ये ठंडी होती चली जाएगी, क्योंकि स्टार्स अपना फ्यूल खत्म करके ठंडे पड़ते जा रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि ये तमाम स्टार्स अपना फ्यूल खत्म करके ठंडे पड़ जाएंगे और ये कायनात बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, यानी कि कायनात की मौत एक ठंडी मौत होगी। लेकिन क्या ये सब कुछ ठंडा पड़ने के बाद हमेशा के लिए नाकारा हो जाएगा, एक कबाड़ की तरह बस एक जगह पड़ा रहेगा, या इससे भी कुछ बनेगा? कायनात के ठंडा होने के बाद क्या होगा, और बिग बैंग से पहले यानी कि कायनात के बनने से पहले क्या था? ये ऐसे सवालात हैं कि जिसके जवाबात अब तक साइंस ढूंढ रही है। शायद फ्यूचर में हमें इन सवालों के जवाबात मिल भी जाए, और शायद रहती दुनिया तक ये सवाल ही रह जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।